अब स्पेशली हम लोग कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि जो कंडक्टर हैं उन पर चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अगर कंडक्टर का अर्थिंग कर दिया जाए तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानना होगा कि जो चार्ज होते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पर ही सिर्फ रहते हैं। चार्जेस reside on the outer surfaces of a conductor, है ना। जैसे अगर हम कोई कंडक्टर बनाते हैं तो इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर सारे चार्ज होते हैं। मान लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर छोड़ा जाएगा कंडक्टर के अंदर, तो वो मूव करके ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाना चाहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तब जाएंगे जब वो सरफेस पर पहुंच जाए, है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेज सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point on a conductor are इक्वल, है ना। मतलब कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो इक्वल होता है। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का सरफेस होता है, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। सो कंडक्टर surfaces are equipotential surfaces. अच्छा, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो देखा था कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है ना। तो ये हमेशा ही ट्रू है, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो, है ना। जैसे हम लोग ऐसा करें कि ये कंडक्टर सरफेस बनाते हैं। सपोज ये अपना कंडक्टर हो गया, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है ना। E इनसाइड इज इक्वल टू ज़ीरो। सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पर भी होगा, लेकिन सरफेस के अंदर जाएंगे, कंडक्टर सरफेस के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि चार्जेस ऑन adjacent faces of two conductors placed close to each other are
equal but opposite in nature, opposite in nature। जैसे कहें कि अपने पास दो कंडक्टर है ना, तो एक कंडक्टर हमने ले लिया ऐसा और दूसरा कंडक्टर जो है वो ले लिए ऐसा, ठीक है। तो अगर एक पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो दूसरे वाले पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू, तो यहाँ पर माइनस क्यू, ठीक है। इस तरह से चार्जेज आते हैं। अब चार्जेज जो है वो कंडक्टर्स पर कई बार इंड्यूस भी हो जाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? व्हेन चार्जेस induce on conductors, then the redistribution of charges already present on conductor takes place। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर पर चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंडक्टर पर चार्ज कहीं से आ गए। इसका मतलब ये होता है कि उस पर जो चार्जेज पहले से थे वो उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। जैसे मैं कहूँ कि इस पर पहले से 0 चार्ज है ना, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर ऐसा करें कि इसके पास में एक कोई दूसरा चार्ज ले आते हैं, है ना, दूसरा कंडीशन ऐसे समझेंगे, सेम कंडक्टर है, यही वाला कंडक्टर है, यहाँ पर यहाँ भी चार्ज जो है वो 0 है, लेकिन इसके बगल में एक चार्ज ले आया हमने, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले आया। तो प्लस क्यू चार्ज लाने से क्या होगा कि इसके अंदर न्यूट्रल होने के बाद भी, अगर कंडक्टर न्यूट्रल है तो भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से इस किनारे जो है यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस साइड में प्लस क्यू जो है इंड्यूस हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे कि अगर ऐसा माना जाए कि इस साइड में प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी माइनस क्यू चार्ज है, तो इस साइड में प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों जोड़ने के बाद अभी भी चार्ज 0 है ना। नेट चार्ज जो है अभी भी अगर देखें इस पर, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी कंडक्टर पर चार्ज इंड्यूस होगा तो उस पर बाहर से कोई चार्जेज नहीं आए हैं, ना ही उस पर चार्ज बढ़े हैं। जो चार्ज उस पर पहले से थे वही अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके हिसाब से? जो सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके हिसाब से। अगर कोई चार्ज ला देंगे या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेज जो है इधर उधर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर हमने लिखा व्हेन charges induce on conductors, then the redistribution of charges already present on conductor takes place according to external field present
नियर द कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर के आसपास जो एक्सटर्नल फील्ड होगा उसके हिसाब से जो चार्जेज हैं वो अपने आप को इंड्यूस करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया। तो ये हमने जाना, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे कि हमने इंडक्शन के बारे में अभी जानकारी ली। इंडक्शन ऑन कंडक्टर्स। तो किसी कंडक्टर पर चार्जेस किस तरह से इंड्यूस होते हैं ये हमने अभी जाना, है ना। चार्ज इंड्यूस होने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके हिसाब से जो चार्जेज पहले से ही कंडक्टर पर प्रेजेंट होंगे वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, है ना। इस तरह से कि अंदर जो है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए 0। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग ऐड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नियर द कंडक्टर so that electric field inside the conductor becomes 0, है ना। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है ताकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाए, है ना। इनसाइड द कंडक्टर्स बिकम्स 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ जो है, हर ऑब्जेक्ट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर चार्जेस को कहीं छोड़ा जाता है तो सारे चार्जेस जो है वो सरफेस पर भागते हैं, ठीक है, सरफेस के पर भागते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये चार्जेस अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कंडक्टर के अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए सब मिलकर के 0 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑफ, और कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इनसाइड द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है ना, ये एक कैविटी है। तो ये अपना कंडक्टर हो गया और इसके अंदर बीच में एक कैविटी है, ठीक है, और बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। एक्सटर्नल फील्ड है E, है ना। तो ऐसा होता है कि इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेज होंगे वो अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में ऐसा होता है when there is a cavity inside a conductor, then
charges on the conductor redistribute themselves according to surrounding external electric field, so that net or resultant electric field inside the cavity due to external electric field and redistributed charges becomes 0, है ना। तो ऐसा होगा कि इस कंडक्टर के ऊपर जो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा इस पर चार्जेज इंड्यूस हो गए। चार्ज का अगर मान लेते हैं कि न्यूट्रल था, तो इधर जो चार्जेज होंगे ऐसे, तो इस पे ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड में लगा होगा। जो राइट साइड है, राइट साइड में पॉजिटिव चार्जेज आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेज आएंगे इधर, और इधर नेगेटिव चार्जेज आएंगे। ठीक है, तो जो चार्जेज आएंगे आप देखेंगे कि ये चार्जेज भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे और ये एक्सटर्नल फील्ड है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर 0 हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो काफ़ी सेंसिटिव हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली एक्सेप्ट करता हो, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को इस कैविटी के अंदर रखने से क्या होगा कि वो अच्छे से यूज होगा, उसमें एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है, कहा जाता है कि कार के अंदर, क्योंकि कार जो है, कार के अंदर एक कैविटी है, तो कार के अंदर जब लाइटनिंग होती है उस टाइम में कार के अंदर रहना ज़्यादा सेफ होता है। दैट्स वाई इट इज सेफ टू बी inside a car at the time of lightning। जब भी बिजली कड़कती हो तो कार के अंदर रहना ज़्यादा सेफ होता है ना। ज़्यादा सेफ मतलब कहेंगे कि एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि सेफ है, लेकिन बाहर रहने से बेटर है कि कार के अंदर रहें। उससे क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, है ना। ये होता है। अच्छा, एक और पॉइंट जानेंगे कंडक्टर के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो जो चार्जेज हैं उनके ऊपर वो फ्लो करना शुरू करते हैं, है ना, फ्लो करना शुरू करते हैं। लेकिन जब स्टेडी स्टेट आता है तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है।
जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तब तक चार्जेस फ्लो करते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है, यानी कि जब पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाता है, चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाते हैं, है ना। When two conductors are joined by a conducting wire, then charges start flowing from conductor of higher potential to lower potential. Charges stop flowing when potential of the two conductors become equal। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाएंगे, है ना। तो चार्जेस यहाँ भी इसलिए फ्लो करते हैं क्योंकि अपनी एनर्जी को, अपने सिस्टम की एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तब तक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो चार्जेस फ्लो होते रहते हैं। और फाइनली जब पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन में जो है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम हो जाती है। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। अर्थिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे समझें कि जो अर्थिंग है, अर्थिंग में क्या किया जाता है कि एक कंडक्टर को जो है अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। एक कंडक्टर is connected to earth by a conducting wire, है ना। तो this process of connecting the conductor with earth is called earthing of conductor। तो जब भी हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा कि दो कंडक्टर को कनेक्ट करने से फाइनली पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाता है ना। तो ऐसा माने कि अपने पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इसको हमने जो है अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये अर्थ हो गया। तो अर्थ भी जो है ये एक लार्ज कंडक्टर है ना। अर्थ को एक बड़ा सा कंडक्टर माना जाता है। ये अपना कंडक्टर है जिसकी अर्थिंग की गई है ना। तो और ये अर्थ है, अर्थ भी एक बड़ा सा कंडक्टर है। अर्थ इज ऑल्सो अ कंडक्टर and it is a large reservoir of charges।
तो इसके पास, अर्थ के पास खूब सारे चार्जेज हैं, है ना। तो जब भी हम, जैसे अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि जब भी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है ना। तो अर्थ जो है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो माना जाता है। अपने पास दो कंडक्टर आ गए, एक कंडक्टर ये है और दूसरा है अर्थ, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो फाइनली पोटेंशियल इनका इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अर्थ जो है, अर्थ का पोटेंशियल माना जाता है जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज assumed टू बी जीरो, है ना। ये एक रेफरेंस लाइन हो गया। जैसे किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल निकालना हो या पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो एक रेफरेंस लेना होता है। तो अर्थ का पोटेंशियल वो लोग मानते हैं जीरो। तो ऐसा होगा कि जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, इस कंडक्टर को इस अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थ भी कंडक्टर है, तो चार्जेस जो है एक से दूसरे में फ्लो करेंगे, है ना। किस लिए? दोनों का पोटेंशियल इक्वल करने के लिए। लेकिन फाइनली दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। अब फाइनली पोटेंशियल इक्वल जो होगा वो तब होगा जब दोनों का पोटेंशियल जीरो हो जाए, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल है ये हमेशा जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर थोड़े से चार्जेज आ जाए या थोड़े से चार्जेज इसमें से कंडक्टर में उधर चले जाए तो अर्थ के चार्जेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ का चार्ज जो है वो फिक्स रहता है, इसलिए इसका पोटेंशियल हमेशा जीरो और कांस्टेंट रहता है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ always remains zero and constant as adding some charges or removing some charges does not affect the potential of अर्थ। क्योंकि इस पर चार्ज तो खूब सारा है, इनफाइनाइट चार्ज है, उसमें से थोड़ा चार्ज निकाल देंगे या थोड़ा सा चार्ज उसमें ऐड कर देंगे तो अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। तो जो दूसरा कंडक्टर जो कनेक्ट किया जाएगा, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। जो दूसरा कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो इसका भी पोटेंशियल जो है फाइनली जो पोटेंशियल होगा उसको जीरो हो जाता है ना। तो इसको एक अलग तरीके का सिंबल दिया जाता है जो अर्थिंग है। जैसे ये कंडक्टर हम बनाएंगे और अर्थ से जो कनेक्ट करते हैं उसको ऐसे सिंबल दिया जाता है, ये अर्थिंग का सिंबल है। तो जब भी अर्थिंग करेंगे तो इसका पोटेंशियल कंडक्टर का जीरो हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना है कि कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि जब भी अर्थिंग किया जाता है तो चार्जेस कंडक्टर से अर्थ में चले जाते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है। कभी चार्जेज कंडक्टर से अर्थ में जा सकते हैं, कभी अर्थ से कंडक्टर में आ सकते हैं। किस लिए? पोटेंशियल जीरो करने के लिए। अगर पहले से ही कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो तो उस केस में चार्जेज कहीं भी नहीं जाएंगे, ना कंडक्टर से अर्थ में जाएंगे और ना ही अर्थ से कंडक्टर में आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि चार्जेस में मूव और may not move from
conductor to earth, but potential of conductor will be 0 when it is earthed। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चार्जेज मूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पोटेंशियल जरूर 0 हो जाएगा कंडक्टर का जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे। तो अब हम कंडक्टर के एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें ये पता करना है कि अगर कोई कंडक्टर है, उस पर चार्जेज हैं, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, कंडक्टर बनाते हैं। सपोज ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर एक कैविटी है ना। तो कैविटी के अंदर मटेरियल नहीं होगा, जबकि इधर मटेरियल है। ये वाला पार्ट जो है इसमें मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, अब इस कंडक्टर के इनर सरफेस पर भी चार्जेज हो सकते हैं यहाँ पर, और साथ में आउटर सरफेस पर भी चार्जेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया निगेटिव चार्जेज दिखा दिया, हालांकि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि कैविटी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से सरफेस पर पॉजिटिव, कौन सरफेस पर निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो अभी हमने ऐसा मान लिया कि इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज है और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, मेन हमें ये जानना है। तो ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से एक फैक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस कंडक्टर के सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, जैसा कि हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। साथ में ये कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज हो, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, तो उससे जो इनर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे आउटर सरफेस के बारे में। तो कह सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन outer surface of a conductor is influenced by two things. First one is shape of outer surface, and second one is presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो आउटर सरफेस है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आप देखेंगे हमने एक नीचे टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल से समझेंगे कि कब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा और कब नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो पहले कॉलम में हम लोग रखेंगे शेप ऑफ आउटर सरफेस,
है ना। और दूसरे कॉलम में हम लोग रखेंगे प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। और जो तीसरा कॉलम है उसमें रखेंगे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, थर्ड वाले कॉलम में रखेंगे। तो अगर ऐसा हो कि जो आउटर सरफेस का शेप अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ शेप, और एक्सटर्नल फील्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है ही नहीं, तो उस केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। मतलब जब फील्ड नहीं है तो जो शेप है, ये शेप के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आउटर सरफेस का शेप नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, तो उस केस में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इसको ऐसे समझें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आउटर शेप नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नहीं हो, हर केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म ही होना है। ये कैविटी हो गया। तो आउटर सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। कह सकते हैं कि शेप इज नॉन यूनिफॉर्म देन distribution of charge will be non-uniform, है ना। मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नहीं हो, आप देखेंगे एब्सेंट होगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म, प्रेजेंट होगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म। यानी मेन फैक्टर क्या होगा इसमें, डिसाइडिंग फैक्टर शेप। शेप जो है अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म ही होना है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि जो आउटर सरफेस का शेप है वो यूनिफॉर्म है ना, आउटर सरफेस का जो शेप है वो यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। और अगर शेप ऑफ आउटर सरफेस यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, तब जाकर के जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि अगर आउटर सरफेस यूनिफॉर्म हुआ, जैसे हम कहाँ पर फिगर बनाते हैं, ये एग्जैक्टली मान लेते हैं कि स्फेरिकल शेप है इसका, है ना, ये स्फेरिकल शेप का अपना कंडक्टर है, यूनिफॉर्म शेप है, तो उस केस में जो आउटर सरफेस पर चार्ज होगा, है ना, ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस पर, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ तब तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, distribution will be
यूनिफॉर्म। और अगर ऐसा हुआ कि अपना जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, अगर स्फेरिकल शेप का है ये, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि ऐसे है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसा होगा कि इसमें जो भी पॉजिटिव चार्जेज होंगे, इसमें कैविटी ही बना लेते हैं, लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आउटर सरफेस पर दिखा रहे हैं, तो सिर्फ आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में इधर निगेटिव चार्जेज आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो सरफेस यूनिफॉर्म होते हुए भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन will be non यूनिफॉर्म, है ना। तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस सिमेट्रिक भी है, यूनिफॉर्म भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि कब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा और कब नॉन यूनिफॉर्म होगा।